हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीव साइंस क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं आपका फिजिक्स पार्ट वन। यानी आज पार्ट वन का हम पूरा जितना भी इसमें आपका क्वेश्चन है PYQ वो सभी को देखने वाले हैं। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ये क्लास आपका फिजिक्स का पार्ट वन पूरा कंप्लीट करा देगी। यानी आपको पूरा एक चैप्टर से 8 चैप्टर तक पूरा हर एक चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा इस चैप्टर, और साथ ही आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि इसमें आपका PYQ क्वेश्चंस हैं, यानी प्रीवियस ईयर पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, ताकि आपको ये समझ सको कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है और उनको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो हर एक पॉइंट को हम अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और हर एक चीज को अच्छे से समझिए और नोट कीजिए, और मेरे साथ साथ सवाल को लगाइए भी। अगर क्वेश्चन सामने आ रहे हैं तो उसको देखिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन इजी लग रहा है, कौन सा क्वेश्चन हार्ड लग रहा है, और वो कैसे होगा, कैसे सरल भाषा में आप कर सकते हो, सरल इस तरीके से सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज हम करने वाले देखिए क्लास 12 फिजिक्स का आपका पार्ट वन पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। पार्ट वन क्या करने वाले हैं? कंप्लीट करने वाले हैं। आपका देखिए इसमें 2015 से 2023 तक के आल PYQ जितने क्वेश्चन आपके PYQ हैं 15 से 23 तक का, और इसको हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको? पहला क्वेश्चन कर रहा है डेबाई किसका मात्रक होता है। देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है, लेकिन इस तरीके क्वेश्चन भूल जाते हैं। देखिए आपका डेबाई किसका मात्रक है, तो यह आपका विद्युत द्विध्रुव का मात्रक है। यह विद्युत द्विध्रुव का मात्रक है। किसका मात्रक है? विद्युत ध्रुव। अब देखिए विद्युत ध्रुव क्या होता है, यानी यहाँ पर एक अगर धनावेश है प्लस Q, तो परिमाण में समान और विपरीत प्रकृति यानी उतना ही माइनस Q, इससे कुछ अगर दूरी पर स्थित है, कितने कुछ दूरी पर स्थित है, तो इसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। अब इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अच्छा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। यहाँ पर एक थोड़ा सा इसको सही कर दीजिएगा, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P का क्या होता है? 12 इंटू Q। 12 क्या है? देखिए इसका मध्य बिंदु ये होता है O, ये आपका बिंदु A पर है, बिंदु B पर, इसकी यहाँ से यहाँ तक लंबाई, मध्य बिंदु से इस लंबाई L, इसकी लंबाई L, तो टोटल आपका कितना हो जाता है? यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा क्या हो जाता है? 12। तो इन दोनों के बीच की दूरी और एक आवेश के परिमाण से गुणा करके क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। देखिए यहाँ से इसका मात्रक आप निकालेंगे, क्या निकालेंगे? मात्रक। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम मीटर। क्या होता है? कूलाम मीटर। लेकिन यहाँ देखिए इसका मात्रक डेबाई भी होता है, जो बहुत लोग भूल जाते हैं, छोटी छोटी चीजों को भूल जाते हैं और उनको बाद में पछताना पड़ता है। तो इसको भी आप याद रखिए। पहले चैप्टर का ये क्वेश्चन था, तो इसको आप ध्यान दीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसी आवेशित कण के भार को एक विद्युत क्षेत्र द्वारा किस प्रकार संतुलित किया जाता है। अगर कोई आवेशित कण, जैसे समझिए यहाँ पर एक धनावेशित कण है Q, अब इसका द्रव्यमान है यम, इसका द्रव्यमान कितना है? यम। तो बताइए यम अगर है, इसको हम ऊपर कहीं रखेंगे, जैसे मान लीजिए आपका ये छोटा सा एक आवेश है, तो कुछ अलग हो जा रहा है। फिर आप सपोज कीजिए छोटा सा आवेश है, अगर इसको आप यहाँ पर छोड़ेंगे हवा में, तो क्या तैरेगा? नहीं। अगर छोड़ेंगे, जैसे आप छोड़ेंगे नीचे गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा ना। तो फिर अगर इसको यहाँ पर रोकना है, ये आवेशित कण है, तो कैसे करें? तो अगर यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र लगा दें, तो विद्युत क्षेत्र इस पर एक बल लगाएगा, उस बल की दिशा अगर गुरुत्वाकर्षण की दिशा के विपरीत हो तो यहाँ पर स्थिर रह जाएगा। तो देखो ये आपका आवेश है, इस आवेश पर नीचे को क्या लगेगा? आपका लगेगा यम जी। नीचे को क्या लगेगा? यम जी। अगर समान परिमाण ऊपर इस पर लग जाए एफ ई, एफ मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी स्थिर विद्युत बल अगर लग जाए, तो बराबर, यानी अगर यहाँ से एफ ई बराबर हो जाए एम जी के, तो यह आपका क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। अब ये भी कैसे लगेगा? देखिए आवेश पर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र, क्या? विद्युत क्षेत्र। अगर विद्युत क्षेत्र हो तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, अगर यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में बल लगेगा, उस बल की दिशा ऊपर की ओर हो, गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर। तो अगर दोनों बल का मान बराबर हो जाती है, संतुलन अवस्था हो जाएगी, हवा में तैरने लगेगा। तो यहाँ से बताओ बल बराबर क्या होता है? देखो बल बराबर होता है Q इंटू ई। Q इंटू ई बराबर क्या होगा? यम जी के। यानी अगर यहाँ पर ई बराबर आप निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा? यम जी अपान Q। तो अगर ई का मान यम जी अपान Q के बराबर है और यहाँ पर उपस्थित है, तो यह आवेशित कण जो था ये हवा में लटकेगा, नीचे नहीं। तो यही सिंपल सा आपको सूत्र हम निकालना था कि किस प्रकार कर सकते हैं। तो आप विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति पर
यहाँ पूछा किस प्रकार संतुलित किया जा सकता है, याद रखो ये किसके द्वारा संतुलित किया जा सकता है, यह किया जा सकता है विद्युत क्षेत्र के उपस्थिति से, विद्युत क्षेत्र के उपस्थिति से इसको संतुलित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है दो बिंदु आवेश +9 E तथा सिर्फ यहाँ पर देखिए E है +E, इसको यहाँ पर +E एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, इनके बीच एक आवेश को कहाँ रखा जाए कि उस पर बल न लगे, यानी उस पर परिणामी बल शून्य, परिणामी क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर आपका +9E और यहाँ पर E प्लस, ये दोनों आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है, एक दूसरे से क्या है, कुछ दूरी पर स्थित है। तो मान लीजिए यहाँ से एक दूसरे से ये कितनी दूरी पर स्थित है, देखो हमको दिया है ये दूरी 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। अब कह रहा है इसके मध्य बिंदु पर कहां पर एक अन्य आवेश को रखा जाए जिस पर लगने वाला परिणामी बल आपको क्या हो, शून्य हो, परिणामी बल क्या हो, शून्य। तो देखो अगर इस आवेश के कारण देखो धनावेश से ये भी धनावेश है, तो इसके बीच में कहीं ना कहीं ऐसा बिंदु आएगा जहां पर उस आवेश को रख दिया है तो शून्य है, तो हमको पता नहीं है निकालना। तो अब क्या करेंगे, हम मान लेंगे ये बिंदु यहाँ पर, वो बिंदु कहीं यहाँ पर, अब मान लें कोई बिंदु क्या यहाँ पर है, इस बिंदु पर अगर हम एक अन्य आवेश Q को रख दें तो यहाँ पर बल शून्य है। तो अब ध्यान देखो अगर यहाँ पर रखोगे तो इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको पता नहीं, इसको मान लो x, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, x। अभी बताओ अगर आप ये दूरी मानो x है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखो सिंपल है, आपका पूरा दूरी 16 सेंटीमीटर था, अगर इसको आप 6x सेंटीमीटर माने तो क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 16 - x सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, 16 - x सेंटीमीटर। अब ध्यान सुनो, इस आवेश का इस पर जो बल लगेगा और इस आवेश का इस पर जो बल लगेगा, इन दोनों बलों का मान अगर बराबर हो जाए तो यहाँ पर आवेश का मान शून्य होगा। और आपसे कहा भी कि इस पर इनके बीच आवेश को कहाँ रखा जाए कि उस पर बल शून्य हो जाए, यानी बल यहाँ पर आपको क्या होगा, शून्य। तो देखो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, जो F फर्स्ट होगा ये बराबर होगा किसके, F सेकेंड, F फर्स्ट किसका होगा, F सेकेंड, ये दोनों बल बराबर यहाँ पर होंगे, इसलिए यहाँ पर इसको कोई बल नहीं लगेगा। अब ध्यान सुनो, अगर F1 निकालोगे यानी F1 क्या है, देखिए इसके कारण F1 है, इसके कारण F2, तो F1 अगर लगाओगे तो आप F1 का सूत्र लिखो, देखो आप जानते हो कि ये बराबर क्या होता है, ये बराबर होता है 1/4π × Q1 Q2 R², यही होता है। अब इसको अगर सॉल्व करोगे, अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए, आप ये सेंटीमीटर लिया, किसमें लिया, सेंटीमीटर, इसको आप हम जब भी रखेंगे तो मीटर में बदल कर ही रखें। अब देखो ध्यान से, अगर हम यहाँ से बात करें इसकी F1 की तो क्या लिखेंगे, 1/4πε0 इंटू Q1 देखिए आपका क्या है 9 इंटू Q2 आपका क्या यहाँ लिखा है, Q लिखा है, बटे R², तो R² यानी इनके बीच की दूरी, तो देखो आप 9E और Q के बीच की दूरी क्या माने हो, x मानो, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा x, अब गुणे 10⁻² का होल स्क्वायर क्यों लिखे, क्योंकि आपका सूत्र में है R², और यहाँ 10⁻² क्यों लिखे, क्योंकि सेंटीमीटर में था और जब हल करते तो मीटर में लिखते, इसलिए इसको क्या लिखे, ये बराबर होगा आपके F2 मतलब यहाँ पर क्या होगा 1/4πε0 इंटू, देखिए Q1 का स्थान क्या लिखेंगे आप, E, Q1 का स्थान क्या लिखेंगे E इंटू Q2 का स्थान क्या लिखेंगे, वही Q है तो क्या लिखेंगे Q अपान, अब दोनों के बीच की दूरी क्या है, देखो दोनों के बीच की दूरी 16 - x, क्या लिखेंगे 16 - x इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर का होल। अब इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, आपका मान आ जाएगा, देखो सिंपल है, इससे आपका ये कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ देखिए E से E कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा, बचा गया ऊपर देखिए बचा है 9 बटा, देखिए x का स्क्वायर करते हैं क्या हो जाएगा, x² इंटू 10 घात हो जाएगा -4, देखिए यहाँ -2 था, -2 का स्क्वायर करते हैं क्या हो जाएगा -4, ये बराबर होगा किसके, देखिए यहाँ पर सिर्फ बचा है 1 बटा और नीचे 16 - x का होल स्क्वायर इंटू 10⁻⁴, ये हो जाएगा। अब यहाँ देखो आपका 10⁻⁴ दोनों में ये भी आपका कट जाएगा, अब सिर्फ आपका जो बचा है उसका 3 गुणा करो, देखो इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें, तो अगर गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये आपका हो जाएगा 9, ठीक है, देखो अब ध्यान सुनो, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 16 - x का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा x², यही होगा कि नहीं, इतना समझ। अब देखो यहाँ से आपको एक दिमाग वाला है, ये बताओ अगर ये स्क्वायर इधर आएगा क्या होगा, अंडर हो जाएगा, अगर स्क्वायर इधर आएगा क्या हो जाएगा, देखो
9 और यहाँ हो जाएगा 16 माइनस x का होल स्क्वायर पूरा हो जाएगा अंडर रूट में। अब बराबर क्या हो जाएगा x। इतना सही है नहीं, बताओ इतना सही है। देखो यहाँ से आपका x स्क्वायर इस तरफ आ गया, क्या हो गया अंडर रूट। अब बताओ 9 का वर्गमूल कितना, देखो इसमें आप लिख दे रहे हैं 9 का वर्गमूल होता है x बराबर देखिए आएगा आपका x बराबर क्या आएगा 9 का वर्गमूल आपका आता है 3। 9 का वर्गमूल कितना आता है 3 और 16 माइनस x देखिए स्क्वायर है और रूट हट जाएगा, यानी यहाँ पर सी होगा क्या बचेगा 16 आपका यहाँ से बचेगा 16 माइनस x, क्या बचेगा 16 माइनस x। अब देखिए अगर 3 का अंदर गुणा करते हैं क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 48 माइनस 3x, कितना हो जाएगा 48 माइनस 3x। इतना समझ आया आपको, 48 माइनस कितना हो गया 3x। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 3 इधर माइनस है इस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ से आपका हो जाएगा x प्लस 3x बराबर 48। x प्लस 3x क्या हो जाएगा 48 के। अब देखो x और 3x जुड़ जाएगा क्या हो जाएगा 4x, क्या हो जाएगा यहाँ से आपका हो जाएगा 4x बराबर 48। अब अगर देखो 4 को 95 कर दोगे तो x मान कितना आ जाएगा, x समान आ जाएगा 48/4, x को भाग दोगे आ जाएगा 12, यानी x समान आपका कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। x समान कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। यहाँ से आगे ध्यान सुनो आप, अब देखो आप कि जो आपका यहाँ से आया है देखो, यानी +9 से इसकी दूरी कितना है 12 सेंटीमीटर। या आप बोल सकते हो इससे निकालोगे 16 से 12 घटा दो, यानी प्लस ई से आपका कितना है हमारा 4 सेंटीमीटर। समझ आ गया। तो यहाँ से आपको दूरी पूछा है, यानी अगर +9 से देखोगे तो 12 सेंटीमीटर दूरी पर और प्लस ई से देखोगे तो आपका सिर्फ 4 सेंटीमीटर दूरी पर आपका आवेश रखने पर उस पर बल 0। तो ये आपका सिंपल सा आंसर। समझ आ गया। तो ये आपका बहुत महत्वपूर्ण एकदम सरल क्वेश्चन था। इस प्रकार क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान दें। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ए भुजा वाले वर्ग के चारों कोणों ए बी सी डी में से प्रत्येक पर आवेश Q रखा गया है, बिंदु D पर रखे आवेश पर लगने वाले बल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, एकदम सरल है। देखिए आपको पहले कहा है ए भुजा वाले वर्ग, ये भुजा यानी आपको एक वर्ग बनाना है, क्या बनाना है एक वर्ग। चलो ये आपका क्या होगा वर्ग हो गया, इसकी भुजा यानी लंबाई कितना है ए। देखिए आप कैपिटल ए लिखिए स्मॉल ए लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल ए से परफेक्ट ऐसे लिख देते हैं, आप कैपिटल लिख दो कोई दिक्कत। ठीक है, अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका इनके चार कोने, चारों कोनों का नाम लिख देते हैं। ये आपका ए बी सी और चार कोने, चारों कोनों पर कहा है क्यू आवेश स्थित, यानी चारों कोनों पर क्या आवेश है आपका, चारों कोनों पर क्यू आवेश स्थित है। अब फिर कह रहा है चारों कोनों पर क्या स्थित है, ध्यान देंगे कि चारों कोनों पर यानी यहाँ पर भी क्यू स्थित है, यहाँ पर भी क्यू है, यहाँ पर भी क्यू है और यहाँ पर भी क्यू, चारों कोनों पर क्यू स्थित है। तो कह रहा है कि बिंदु डी पर रखे, बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाला बल, यानी यहाँ पर जो आवेश रखा है इस आवेश पर लगने वाला बल। अब ध्यान सुनो, इस बल को कैसे निकाल सकते हो ये बताओ। इस पर आपका इस आवेश का बल लगेगा नहीं, लगेगा ना, और फिर इस आवेश का भी इस पर बल लगेगा और इस आवेश के कारण भी इस पर बल लगेगा। तो अब अगर आप बल निकालें तीनों को अलग अलग निकालो, तीनों क्या करो अलग अलग निकालो। पहले आप सिंपल मान निकालो, देखो अगर हम लिखें क्या एफ ए डी, एफ ए डी मतलब ए पर ऊपर से आवेश से डी पर लगने वाला बल। तो ये क्या लिखोगे आप, देखो सिंपल लिख दे रहे हैं के Q1 आपका वही है, Q2 वही है अपान आर। आर क्या है दूरी, देखो ए से डी की दूरी, तो आपको ये लिखे हो कि ये वर्ग है और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर यानी कि आपका होगा ए का स्क्वायर, ये आपका निकल गया। इसी प्रकार अगर आप देखिए एफ बी डी निकालें, तो अब एफ बी डी निकालना, तो ये बताओ एफ बी डी निकाला, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, देखो आपको भुजा तो पता है लेकिन ये दूरी नहीं पता, ये दूरी आपको निकालना, ये दूरी निकालना पड़ेगा। तो सिंपल है, देखो आप याद रखो जो वर्ग होता है, वर्ग का जो विकर्ण, वर्ग का विकर्ण ये कितना होता है √2 और a, यानी √2 into a आपका वर्ग का विकर्ण होता है। इस बात को याद रखो, ये आपका पाइथागोरस प्रमेय से निकलता है, आप चाहो तो निकाल सकते हो। ये आपका देखिए अगर ये करोगे तो ये आपका हो गया 90 अंश और ये आपका हो गया लंब a है जबकि आधार भी a है, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दोगे तो आपका √2। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज है, अगर ये आपको नहीं पता है तो फिर बहुत दिक्कत है, क्योंकि अगर आपको सिंपल से पाइथागोरस प्रमेय नहीं पता है, आज तक ये नहीं पता है कि वर्ग का विकर्ण कितना होता है, तो फिर आपको फ्री सॉल्व कैसे लगाओ। तो ये सिंपल है। अब इसके आगे देखिए चलते हैं,
तो इन दोनों के बीच की दूरी कितना होगा आपका √2a। तो यहाँ से क्या लिखोगे k क्यू क्यू अपान √2a का होल स्क्वायर। देखिए इसको सॉल्व कर देना है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा k क्यू स्क्वायर अपान √2 का स्क्वायर कर देंगे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 2a का स्क्वायर। देखिए इसको आप सॉल्व करोगे क्या होगा k क्यू स्क्वायर अपान a स्क्वायर, क्यू स्क्वायर अपान a स्क्वायर। इसी प्रकार अगर आप निकालोगे क्या DC, देखिए एफ सी डी यानी C पर उपस्थित आवेश का आगे निकालोगे क्या होगा k क्यू क्यू अपान, इसके बीच दूरी a है तो a का स्क्वायर करोगे यानी आपका जाएगा k क्यू स्क्वायर अपान a स्क्वायर। ये आ गया। अब ये तीनों आ गए नहीं, तीनों आपके बाहर निकल गया। अब इन तीनों को देखो आपको जोड़ना है, लेकिन बल सदिश राशि होती है इसलिए इनका बीजगणितीय योग। तो देखिए इसको आप जोड़ने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा कुछ बेसिक चीजें हैं इनको आप ध्यान से समझिएगा। देखिए समझाना क्या चाहते हैं आपको, देखो जो आपका ए है इसके का इस पर जो बल लगेगा इस आवेश पर, देखिए सभी धनावेशित, सभी कैसे हैं धनावेशित, यानी ए इसको प्रतिकर्षित करेगा जिसके प्रतिकर्षण दिशा है, इसकी दिशा क्या होगी। फिर आपका देखिए जो सी है सी भी धनावेशित है, इसके प्रतिकर्षण दिशा होगी ना। अब ध्यान से इन दोनों का अगर आप परिणामी निकाल, क्या निकालोगे परिणाम, तो इसकी दिशा यहाँ पर, ये आपका क्या होगा परिणामी, किसका ए का और सी का परिणामी आपका यहाँ पर, समझ आया। और दूसरी बात आपका यहाँ पर बी है, तो बी का भी देखो दिशा आपका इसी दिशा में था, यानी दोनों आपका जुड़ सकते। तो ध्यान सुनो, देखो आपका ए और सी वाला जो इन दोनों का पहले आपको परिणामी निकालना होगा फिर इसको जोड़ना होगा, फिर इसको क्या करना होगा जोड़ना होगा, क्योंकि दिशा अलग अलग, समझ आया। देखो सबसे पहले हम निकालते हैं क्या एफ ए प्लस एफ सी, इनका क्या करना है परिणामी निकालना है, क्या निकालना है परिणाम। अगर इनका परिणामी निकालोगे तो क्या होगा, सिंपल होता है, दोनों को वर्ग करके देखो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ अंडर रूट, यानी इसका क्या होगा देखो अगर ये आप करोगे इसका परिणामी निकालोगे तो इसमें आपका क्या है एफ अंडर रूट एफ ए डी का स्क्वायर प्लस एफ ए सी का अच्छा सी डी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर, इस सूत्र से हल होगा। अच्छा ये बताओ ध्यान से देखो, आप यहाँ भी के क्यू स्क्वायर अपन ए स्क्वायर है, यहाँ भी के क्यू स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर करके जोड़ोगे तो आपका आएगा क्या, देखो जैसे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाए, आपको देखो एक चीज हम समझा रहे हैं, इसका पाइथागोरस प्रमेय आप जब लगाए थे देखिए ऐसा कुछ था, तो आपका ये आधार भी था और कर्ण भी था, तो आप जब इसका पाइथागोरस प्रमेय लगाए कर्ण निकाले तो कर्ण क्या आया था, देखिए अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ये कितना आया के बराबर आपका आ गया 2a का स्क्वायर अंडर रूट में, अब 2a को निकालोगे क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू ए। वैसे यहाँ पर होगा दोनों मान बराबर है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो इसका परिणामी आएगा ये आपका आ जाएगा अंडर रूट 2 इंटू एफ, अंडर रूट 2 इंटू, अब एफ का मान कितना है देखो अंडर रूट 2 इंटू एफ, जबकि एफ का मान आपका यहाँ पे निकला है कितना है के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, तो ये आपका निकाल दो क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, अंडर रूट 2 के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, समझ आएगा। देखिए ये आपका आगे इसका मान इन दोनों का परिणामी मान, यानी ये आपका सी है और ये आपका ए है, ए और सी के परिणामी मान आ गया इतना, और इसमें आप जोड़ दोगे किसको आपका जो बी वाला था, क्योंकि बी उसी दिशा में था, अब दोनों एक ही दिशा में तो जुड़ जाएंगे, तो आपका टोटल कितना आएगा, देखिए अब आपको अगर एफ नेट निकालोगे एफ नेट तो आपका क्या आएगा, देखो यहाँ पर आपका ये आया अंडर रूट 2 के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, अंडर रूट 2 के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस आपको जोड़ना होगा बी वाला, देखो बी वाला कितना आया था, बी वाला आपका आया है के क्यू स्क्वायर अपान 2a, क्या है के क्यू स्क्वायर अपान के क्यू स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर, इसको जोड़ दो बस, इसको जोड़ दो क्या आ जाएगा आपका, देखो आपका आ जाएगा एफ नेट बराबर इन दोनों में देखो के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर का मान है तो क्या लो के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर अगर आप कॉमन लोगे तो क्या आएगा क्या अंडर रूट 2 प्लस 1 अपान 2, देखो यहाँ से आपका अंडर रूट 2 बचा, यहाँ से सभी कॉमन लेने पे 1/2 बचा तो क्या लगे 1/2, तो यही आपका परिणाम होगा जो कि यानी डी पर उपस्थित आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर अंडर रूट 2 प्लस 1 अपान 2। देखिए ये आपका 5 नंबर का सवाल था और ये अथवा में करके आता है, या तो आप थ्योरी लिखो या इस प्रकार के सवाल, ठीक है। थोड़ा सा आपका क्वेश्चन लंबा गया लेकिन इसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी, सिंपल आपको बस बल का मान देखना था, यानी आपको कूलाम के नियम से ही हल करना था, आपका कूलाम का नियम से ही हल करना था, तो इसको आप एक बार देख लीजिए फिर से, ये आपका पूरा था किस प्रकार हुआ है। देखो आपने सिंपल से ए और सी के बल निकाला,
इनकी दिशाओं का तुल्य निकाला तो बी की दिशा है, तो पहले तुल्य निकालने के बाद हमको पता चला ये इतना आ गया, और फिर बी की दिशा का निकाल कर जोड़। ठीक है, तो आपका फाइनल रिजल्ट ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो आवेशित गोलों पर आवेश क्रमशः +7 माइक्रोकूलम तथा -5 माइक्रोकूलम है एवं इनके मध्य कारक बल F, यानी दो आवेशित, देखो दो आवेश है, एक आवेश यहाँ पर है Q1 और यहाँ पर है Q2, ये दोनों एक से कुछ दूरी पर स्थित है। अब करा देखिए इसका Q1 मान कितना है, यहाँ पर ये +7 माइक्रोकूलम है और ये -5 माइक्रोकूलम। अब ये बताओ फिर कह रहा है इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल है, कार्यरत बल F, कार्यरत बल कितना है वो आपका है, जो बल है वो F। फिर कह रहा है यदि प्रत्येक को -2 कूलम आवेश अतिरिक्त आवेश दिया जाए तब इनके मध्य नया आकर्षण बल क्या होगा। यानी इन दोनों क्या करें, सिंपल बात है, आप क्या करो माइनस। तो इसको देखो हल करने के दो तरीका। पहला तरीका कि आप बिना मान रखे हल करो, दूसरा मान रखे। तो कौन सा हल करो, मान रखे बिना। चलो पहले मान बिना रखे हल करके दिखा देते हैं आपको, फिर रखे। अच्छा ध्यान दो कि इन दोनों के बीच जो बल लग रहा है, इन दोनों के बीच जो बल है आपको दिया गया। अच्छा F लगेगा कितना, F लगेगा आपको वही K Q1 Q2 अपान R², इनके बीच भी मान लेंगे यार। फिर अब देखो दूसरा क्या है, बिना मान रखे आप कैसे निकाल सकते हो, ठीक है बताओ। अगर -2 माइक्रोकूलम आप आवेश दोगे तो देखो इसको अगर Q1 को दोगे तो +7 है, +7 में अगर -2 दोगे तो ये हो जाएगा क्या +5 माइक्रो। क्यों, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस जब आवेश दोगे तो सिंपल जुड़ जाता है। तो ये बताओ अगर +7 में आप -2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, +5 जाएगा, ये आपका हो गया प्लस। अब फिर ये कुछ दूरी पर आपका यहाँ पर देखो Q2 कितना है -5, Q2 कितना है -5। अगर -5 है इसमें -2 और दो तो क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा नहीं, यानी ये आपको क्या हो जाएगा -7 माइक्रोकूलम। कितना हो जाएगा -7 माइक्रोकूलम। अब ध्यान से देखो इनके बीच का बल, तो बल आप निकालना है तो आपको वही लगाना पड़ेगा Q1 Q2 अपान R। देखो दूरी R², इसके बीच की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, सिर्फ आवेश को दिया। अच्छा ये बताओ आप यहाँ पर इसका मान कितना था 7 और यहाँ कितना मान था 5। देखो एक प्लस एक माइनस तो आकर्षित करेगा, क्या करेगा आकर्षित। यहाँ पर भी आपका एक प्लस एक माइनस मतलब आकर्षित करेगा। अब देखो यहाँ पर आपका +7 था -5, यहाँ पर +5 हो गया -7, यानी मान दोनों का बराबर ही है। देखो मान दोनों क्या है बराबर। तो अगर यहाँ ध्यान देखोगे तो यह बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा देखो 9 × 10⁻9 इंटू Q1 मान 7 × 10⁻6 इंटू Q2 मान 5 × 10⁻6 बटे आपका क्या होगा आंसर ये है। अब ध्यान देखो अगर इसकी बल की बात करोगे अब ये बराबर क्या होगा, यहाँ पर होगा 9 × 10⁻9, के का मान है, किसका मान है के का मान। Q1 मान आपको कितना होगा 5 × 10⁻6 इंटू 7 × 10⁻6 बटे आपका क्या आएगा R², यहाँ हो जाएगा। समझा। अच्छा ध्यान देखो इन दोनों का मान बराबर आएगा नहीं, दोनों मान क्या आएगा बराबर। अगर दोनों में बराबर आएगा जैसे यहाँ पर जो बल F लग रहा था तो यहाँ पर बल क्या लगेगा F लगेगा, इन दोनों स्थितियों में बल F ही होगा। अगर इसको सॉल्व करना है तो देखो यहाँ अब सॉल्व हो गया, बराबर पूछा था कि बल कितना आएगा तो आपका बल उतना ही आएगा जितना परिस्थिति में। क्यों, क्योंकि आवेश का मान मतलब बदला सही लेकिन उसका परिमाणी मान जो था वो मतलब परिमाणी मान वही आएगा जो पहले था, इसलिए यहाँ पर आवेश बल जो होगा बराबर होगा। या आप इसको सॉल्व करोगे, देखो सॉल्व करके क्या करोगे आप यहाँ इस समीकरण में कैसे भाग दे दो आपका निकल जाएगा। तो अगर भाग दोगे तो इससे ये पूरा कट जाएगा, ये फॉर्म आ जाएगा। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कर रहा है, धातु की एक पतली गोली कोष की त्रिज्या 0.52 मीटर 0.25 मीटर है तथा इस पर 0.2 माइक्रोकूलम आवेश है। इसके कारण एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु कोष के भीतर हो, कोष के बाहर हो, कोष के केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर स्थित हो। 3 क्वेश्चन पूछा, देखो सिंपल है, कहा क्या है एक गोली चालक, इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या आपको दिया 0.25 मीटर। फिर कह रहा है इस पर आपको कितना 0.2 माइक्रोकूलम आवेश दिया, तो आपको 3 स्थितियों में विद्युत क्षेत्र निकालना। तो देखो इसको देखने से पहले आप एक चीज जानो, अगर यहाँ पर आपका कोई गोली चालक है, क्या गोली चालक, इसकी त्रिज्या आपका कैपिटल R, कितना कैपिटल। अब देखिए अगर इसके अंदर आप किसी बिंदु पर निकालना चाहते हैं, इसकी सतह पर निकालना चाहते हैं या इसकी सतह से बाहर निकालना चाहते हैं, इसकी मान लो दूरी R,
तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र क्या होता है, देखो पहला सतह के अंदर, अगर सतह के अंदर देखोगे तो जो विद्युत क्षेत्र ई होता है वो सदैव शून्य होता है। विद्युत क्षेत्र ई क्या होता है, सदैव शून्य होता है। अगर कोई भी गोली कोश है उसके अंदर विद्युत क्षेत्र सदैव शून्य। फिर अगर आप देखना चाहते हो कहा सतह पर, तो सतह पर आपका जो विद्युत क्षेत्र होता है वो ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपान कैपिटल आर। कैपिटल क्या है, गोली कोश की त्रिज्या। अगर यही आप बात करें सतह से बाहर, सतह से बाहर, अगर आप सतह से बाहर देखोगे तो सतह से बाहर देखिए क्या होता है, ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपान स्मॉल, क्यू अपान क्या हो जाता है स्मॉल आर, यानी जो दूरी होगी, देखिए यहाँ पे क्या स्मॉल आर है कि नहीं, तो ये इस दूरी यानी ये ही तीनों सूत्र होते हैं, ये आपको बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता है डेफिनेटली आप कर ले जाओगे। अब अगर हल करना है तो देखिए पहले का कोश के भीतर, अब बताओ कोश के भीतर नहीं होगा, पहला का सोल्यूशन करोगे पहला तो क्या होगा, यानी आप क्या लिखोगे, गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र, गोली कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र सदैव क्या होता है, सदैव शून्य होता है। आपको सिर्फ इतना लिखना है पहले के, गोली कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र सदैव शून्य होता है, नहीं यहाँ पर आपका ई कितना हो जाएगा, जीरो। ई कितना हो जाएगा, जीरो। समझ आ गया। अब अगर आप दूसरे कोश को देखो, दूसरा क्या है, कोश के बाहर, कोश के बाहर मतलब सतह पर, इसका मतलब क्या है, कोश के बाहर मतलब होता है सतह पर। अब फिर क्या कोश के अंदर तीन जरूरत है, तो अब अगर सॉल्व करोगे, देखो चलिए हम नेक्स्ट पेज सॉल्व कर देते हैं इसको। यहाँ पर अब दूसरा आपका है कहाँ पर, सतह पर, सतह पर। तो सतह पर का सूत्र आपको पता है, ई बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपान कैपिटल आर। अब यहाँ से अगर मान रखोगे, देखो आप क्या कर सकते हो, ई बराबर लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन कितना होता है, इसका मान होता है 9 गुणे 10 घाते 9 इनटू क्यू, क्यू मान आपको दिया था, देखो 0.2 माइक्रो, कितना दिया है, देखो दिया है 0.2 माइक्रो कूलम। अगर इसको आप रख दोगे क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 0.2 गुणे 10 घाते -6, क्योंकि माइक्रो का आप अगर बदलोगे तो साथ -6 से गुणा करना पड़ेगा, बटे आर, आर का मान दिया आपको 0.25, कितना दिया है 0.2। अब इसको सॉल्व करो, देखो सॉल्व करोगे क्या होगा, सिंपली है, देखो यहाँ पर एक दशमलव, यहाँ पर दो दशमलव, यानी अगर यहाँ दशमलव हटा दो तो एक यहाँ पर लगा दो, अगर एक जो लगा दो 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 तो दशमलव हट जाएगा, तो आपका ई बराबर क्या आ जाएगा, ई बराबर आपका आ जाएगा 9 गुणे 10 घाते, अच्छा देखिए ध्यान से, ये आपका 9 प्लस में 6 माइनस में क्या कहते हैं प्लस 3 लिख दे, 9 में से 6 क्या हो गया, घट गया, तो क्या आ गया इनटू, ये आपका क्या हो जाएगा 20/25, 20/25 कैसे हुआ, दो अंक हुआ, दो अंक हटा दिए, अब 5 पर आता है वो 5 पर देखो, 5 चौके 20, 5 पचे 25 कर गया। अब अगर इस 5 से आप 4 में भाग दे दोगे, देखो 5 एक का 5 और 0.8 पढ़ोगे 3, देखो 5 अच्छे कितना होता है 40, 40 यानी यहाँ पे 4 आएगा। अब देखो 8 को गुणा अगर 9 में कर दोगे तो 8 9 कितना होता है 72, गुणा कर लो अब 8 9 72, देखो 8 का पढ़ा 9 बार पढ़ दिए, 9 को पढ़ा 8 बार पढ़ दिए, 9 8 72, और देखो एक आप एक लगा दो इनटू 10 की पावर 3, इतना न्यूटन प्रति कूलम, ये आपका आएगा सतह, कहाँ पर सतह। इसी प्रकार अगर आप तीसरा सॉल्व करेंगे, इसी प्रकार आप तीसरा सॉल्व करेंगे तो तीसरा में क्या होगा, देखिए तीसरा के लिए आपको आर्क मान दिया 3 मीटर, कितना दिया है एक बार देख लो, देखो तीसरा मान कितना दिया 3 मीटर, अगर 3 मीटर दिया है तो क्या करोगे, 3 मीटर दिया है तो यहाँ सिंपली आप अगर मान रखोगे तो ई बराबर देखो क्या होगा 9 गुणे 10 घाते 9 इंटू क्यू का मान वही रहेगा आपका 0.2 गुणे 10 घाते -6 अपान, इस बार आर मान कितना रखोगे 3। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा लिटिल मिस्टेक हो रहा है, देखिए यहाँ सभी में स्क्वायर होता है, सभी में क्या होता है स्क्वायर, अगर सभी में स्क्वायर होता है तो यहाँ पर देखो आपको थोड़ा सा इसको ध्यान दो, यहाँ पर आपको इसका स्क्वायर करना होगा, अगर स्क्वायर करोगे तो यहाँ से एक बार फिक्स कर देते हैं, देखिए इसका हो जाएगा स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब इसको अगर सॉल्व करोगे, देखो हम सिंपल से लिख दे रहे हैं यहाँ पर ई बराबर अगर सॉल्व करेंगे तो ये होगा 9 गुणे 2 गुणे, देखो 9 गुणे 2,
ध्यान सुनो, आप यहाँ पर देखिए 6 9 में से घटा दिए 3 आएगा, लेकिन देखो एक अंक दशमलव था, इसको हम इस तरफ ला दिए, एक अंक इधर ला दिए, इसमें से एक जीरो और कम हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 10 घाते 2। कितना हो जाएगा? 10 घाते 2 बटे, अगर इसको आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा? देखो आपका हो जाएगा 25 गुणे 25 इंटू 10 घात -4, 10 क्या हो गया? -4। देखो सिंपल था आपका, ये 0.25 था, 0.25 को हम लिख सकते हैं क्या? 0 देखो 0.25 को आप लिख सकते हो 25 गुणे 10 घाते -2, 25 गुणे 10 -2। अब इसको हम यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा? 25 गुणे 25 10 -4, और देखिए -4 है नीचे, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस नीचे ऊपर क्या हो जाएगा? प्लस। तो अब इसको आप क्या कर लिख सकते हो? देखो ये लिख सकते हो 9 गुना 18 गुणे 10 घाते, ये ऊपर चला गया तो हो जाएगा 6 बटा 25 गुणे 25, 25 25 हम कितना होगा? 625। अब इसको आप भाग, इसको क्या करो? अब भाग दोगे तो आपका सिंपल सा आंसर आ जाएगा। इसका अगर भाग दोगे क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। देखो अगर इसको भाग दोगे कितना है? अगर आप इसको कर दो कितना? 1800। तो सिंपली आपको बता दे रहे हैं, भाग दो इसका, अब आ जाएगा काय परसेंट बोलेगा। देखो अगर यहाँ से इसको आप गुणा ना करो, इसका गुणा ना करो, इसको सॉल्व करना है आप कैसे भी कर सकते हो गुणा भाग करके। देखो हम आपको बताएं सरल तरीका, ये 25 गुणे 25 है। अच्छा तो ऊपर अगर 200 होता तो कट जाते नहीं, यानी इस 10 खाते जो 6 है, इसको आप क्या लिख दो? इसको देखो लिख सकते हो 18 गुणे 100 गुणे 100 और गुणे 10 घाते 2। क्यों? क्योंकि 6 जीरो था, 6 जीरो में 2 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ लिख दिया, यहाँ 10 घाते 2 लिख दिया, नीचे का लिख दो 25 गुणे 25। अब ध्यान देखो 25 से का 25, 25 का 100, 25 से का 25, 25 का 100, इतना कर गया। अब ध्यान देखो 4 चौक 16 और 16 पर 18 पढ़ दो, देखो 16 अट्ठे 128 और 16 का 16 और 12, 16 12 होगा आपका 28, इतना गुणे 10 घाते 2। अब यहाँ अगर दशमलव यहाँ आप उसको यहाँ करोगे क्या हो जाएगा? ई बराबर आ जाएगा 2.88 गुणे 10 घाते 4 न्यूटन प्रति कूलम। अब इसको सॉल्व कर दो, इतना है, ठीक है, इतना आपको सॉल्व करने आना चाहिए, आपको जैसे मन हो वैसे सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब हम इधर देखते हैं, देखिए यहाँ पर हम करेंगे इसका क्या करेंगे? 3 गुणे 3, क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुणे 3, और देखो 3 3 का 9 और पूरा कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, तो ई बराबर आपका कितना आएगा? ये आपका आ जाएगा 0.2 गुणे 10 घात, देखो ये 9 है, 9 में से 6 घट जाएगा, कितना बचेगा? 3। अब अगर इसको एक जीरो दे दो कितना आ जाएगा? या सिंपल लिख सकते हो 2 गुणे 10 घाते 2 न्यूटन प्रति कूलम। ये आपका आंसर, ठीक है। यहाँ पर आपको कैसे भी सॉल्व करना था, ये आपका नॉर्मली सॉल्व ही करना था, आप कैसे करो आंसर आए, ठीक है। तो ये आपका था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, जो आपका 3 नंबर पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर, सतह पर और बाहर। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 1 वेबर से 0.1 वेबर कर दिया जाता है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या? यानी आपको इस तरह के क्वेश्चन सिंपल पहले देखा होगा किसका समान दिया। देखो कहा चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में, सेकंड मतलब आपको टी का मान दिया है कितना? 0.1 सेकंड करा 1 वेबर से 0.1 वेबर हो जाता है, यानी आपको यहाँ दिया φ1 का मान दिया है 1 वेबर, और जबकि φ2 का मान कितना दिया है? 0.1 वेबर। अब इन दोनों का और सॉल्व करोगे आप, देखो यहाँ पर 1 वेबर, ये क्या 0.1 वेबर, अगर यहाँ से आप निकालो किसका? डेल्टा फाइव मान, तो डेल्टा फाइव मान क्या आएगा? 0.1 माइनस 1। अब इसको घटा दो, तो देखो 0.1 घटाओगे तो ऊपर आएगा क्या? माइनस 0.9, क्या आएगा? माइनस 0.9। ये आपका इतना आ गया वेबर, ये आपका डेल्टा मान। अब आपसे पूछा गया विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल मतलब ई के मान, ई बराबर क्या होता है? माइनस डेल्टा फाइव अपान डेल्टा टी, ये होता है। इसमें सूत्र में आप लोग तो मान आपका ई का मान निकल जाएगा, तो देखो ई बराबर क्या आ जाएगा? माइनस डेल्टा फाइव मान आप कितना निकालोगे? ये निकालोगे माइनस 0.9 अपान टी, टी का मान आपका निकला है 0.1। इसको सॉल्व करो, देखो माइनस माइनस बराबर जाएगा प्लस जाएगा, तो ई बराबर क्या आ जाएगा? 0.9 बटा यहाँ पर आ जाएगा 0.1। देखो 0.0 से दशमलव आपका कट जाएगा, तो आएगा क्या? ई बराबर आपका आ जाएगा 9 वोल्ट, यानी आपका जो विद्युत वाहक बल ई है इसका मान आएगा 9 वोल्ट। यानी जब फ्लक्स का मान 1 से 0.1 हो जाता है 0.1 सेकंड में, तो आपका विद्युत फ्लक्स जो उत्पन्न होगा, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा
विद्युत प्रवाह में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होगा वो होगा 9 वोल्ट। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए ये आपका अधिकतर एमसीक्यू में पूछा जाता है, एमसीक्यू, और कभी कभी 1 मार्क्स में पूछा जाता है, 1 मार्क्स में पूछ लेता है डायरेक्ट बिना सॉल्व कराए। बताओ, कहता है एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो आपको क्यू को मान दिया, एक कूलम कितना दिया, अब पूछ रहा है आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन, यानी n का मान पूछ रहा है। तो आप जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर का होता है n इंटू, जहां आपका E का मान कितना होता है 106 गुणे 10 घाते माइनस 19 गुना। तो इस सूत्र द्वारा आप सिंपल सा n का मान निकाल सकते हो। देखो Q का मान कितना दिया है 1 बराबर n का मान आपको निकालना है, E का मान होता है 106 गुणे 10 घाते माइनस 19। अब इसको आप परेशान कर दो क्या हो जाएगा, देखो n बराबर आपका आ जाएगा 1 बटे, ये परेशान बटे में आ जाएगा, 1 बटे 106 गुणे 10 घाते माइनस 19। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, देखो नीचे 19 से ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यह आप कर सकते हो 1 गुणे 10 घाते 19 बटा 1 करो। अब अगर एक जीरो आप इसको दे दो तो 19 से 1 जीरो 18 हो जाएगा। तो कई हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 गुणे 10 घाते 18 बटा 1 सुनो। इसका आप सिंपल भाग दे दो आंसर आ जाएगा। देखो ये आपका भाग दोगे 16 छक्का 96 होता है, 16 छक्का 96 10 होना। अब 100 में से 96 जाएगा 4 बचेगा, 16 गुना 32 16 85 गुणे 10 घाते 18 इतने इलेक्ट्रॉन हो। देखिए ये आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होगा, n होगा, और n संख्या कोई मात्रक नहीं होता। यहाँ पे इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे 6.25 गुणे 10 घाते 18 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलम आवेश बनाते हैं। तो इसको आप डायरेक्ट याद रखो, ये कई बार पूछा गया है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत समझाइए। किसका सिद्धांत समझाना है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत समझाइए। एक आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या क्रमशः 1100 तथा 110 है। प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज 200 वोल्ट है। यदि द्वितीय कुंडली में से जुड़ा प्रतिरोध 200 ओम हो तो प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान ज्ञात कीजिए। इसको करने के लिए देखिए सबसे पहले आपसे पूछा है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। अगर आपसे पूछा जाए ट्रांसफार्मर का सिद्धांत बताइए, देखिए जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर, इसका सिद्धांत होता है, याद रखो, यह अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसका सिद्धांत कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये सिंपल सा सिद्धांत होगा। फिर कह रहा है एक आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या क्रमशः, फेरों की संख्या दिया प्राथमिक यानी n1 का मान आपको दिया कितना 1100, n2 का मान आपको कितना दिया है 110। फिर कह रहा है प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज 220 होता है, यानी E1 का मान आपको दिया कितना 220 वोल्ट, कितना दिया है 220 वोल्ट। उसके बाद आपको V2 मान दिया, किसका मान दिया है V2 का। देखो V2 मान आपको कितना दिया है, V2 मान आपको नहीं, यहाँ पर आपको R2 मान दिया। ये तो प्रतिरोध का है, इसका 200 ओम प्रतिरोध, यानी V2 मान आपको नहीं दिया, यहाँ पर आपको R2 को मान दिया होगा कितना 220 ओम। तो आपसे पूछ क्या रहा है, तो प्राथमिक कुंडली द्वारा दी गई धारा का मान क्या, यानी आपको I1 का मान पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है I1। सिंपल आप क्वेश्चन पढ़ा करो, जिसका मान दिया उसको लिखा करो, जिसका पूछ रहा है उसको भी लिखा करो। अब देखो कि इसमें कौन सा सूत्र लगे। तो ध्यान से देखो, आपको यहाँ पर दिया है N1 N2 मान दिया है, तो आपको निकालना क्या है धारक मान, किसका मान निकालना है धारा। तो देखो अगर आपको किसका मान निकालना है धारा का, तो इस तरह क्या लिख सकते हो आप, देखो आपका जो होता है N1 अपान N2 ये बराबर होता है V1 अपान V2। N1 अपान N2 किस तरह होता है V1 अपान V2 के। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो V1 अपान, इससे आप V2 मान निकाल सकते हो, किसका निकाल सकते हो V2। देखो N1 अपान आपको कितना दिया है 1100 बटा 110 बराबर V1, V1 मान कितना है आपका 220 बटे V2 मान आपको निकालना। तो क्वेश्चन सॉल्व करोगे ये आपका कट जाएगा 10 बार में, और यहाँ से V को आप इधर कर दो, इसको इधर कर दो, देखो फिर क्या जाएगा 220 बटा 10, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है 10 बचा। अब
एक जीरो से जीरो कट गया, नहीं V2 का मान आपका, ये किसका मान है, V2 मान, V2 मान कितना आ गया 22 वोल्ट, कितना आ गया 22, तो V2 मान आपका कितना आ गया 22 वोल्ट। अब आपसे पूछा है क्या धारक मान, तो देखो अगर आपसे धारक मान पूछा है, किसका मान पूछा है धारक मान, तो अब धारक मान आप कैसे निकाल सकते हैं? तो देखो आपको शक्ति अगर पता, क्या पता हो शक्ति, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा बताओ शक्ति क्या होता है, शक्ति होता है P बराबर होता है वी आई, या होता है आई स्क्वायर आर, या होता है वी स्क्वायर बटा आर, ये शक्ति का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है शक्ति का, इनमें से जो आपको चाहिए जिसका मान देते हो उस अनुसार हम सूत्र को रखते हैं। अच्छा अभी होता है, देखो यहाँ पर एक बात आपसे कहा है क्या, एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए, यानी यह आदर्श ट्रांसफार्मर है, और आदर्श ट्रांसफार्मर क्या होता है, देखो आपको जो आदर्श ट्रांसफार्मर होता है, आदर्श ट्रांसफार्मर, इसकी जो दक्षता होती है, दक्षता वो होती है कितना 100%, कितना होती है 100%, यानी इसमें जितना शक्ति निवेशित होता है उतना शक्ति निकलता है, यानी इसमें आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए आपका P1 बराबर होता है किसके P2 को। P1 क्या है प्राथमिक कुंडली शक्ति, P2 क्या है द्वितीय कुंडली शक्ति, तो प्राथमिक कुंडली शक्ति द्वितीय कुंडली शक्ति के बराबर। तो यहाँ से अगर आप चाहो तो देखो लिख सकते हो क्या P1 शक्ति, तो आप यहाँ से लिख सकते हो P1 I1 बराबर P2 I2 लिख सकते हो। अच्छा देखो यहाँ पर आपको I2 मान नहीं दिया है और आपको I2 मान निकालना ही नहीं, क्यों, क्योंकि आपको पूछा गया है, देखो आपको पूछा I1 मान, तो ये बताओ आपको I2 मान नहीं दिया कि R2 मान दिया, किसका मान दिया R2 मान दिया और अपने V2 मान निकाल लिया, तो बताओ R2 और V2, यानी यहाँ पर आप देखो V और R के बीच संबंध होता है V स्क्वायर, तो यहाँ आप इसको न लिखकर आप यहाँ क्या लिख सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो, देखो यहाँ पर आप लिख सकते हो V2 का स्क्वायर बटे R, इससे आप निकाल सकते हो इसका I1 मान। अब देखो यहाँ से आपको I1 मान निकालना है, तो क्या करोगे I1 बराबर आपका हो जाएगा V2 का स्क्वायर बटे V1 इंटू R2। अब इसे मान रखो आपका आंसर आ जाएगा, तो अगर मान रखो जल्दी से मान रख देते हैं, चलिए अगर मान रखो देखो आप देख लो V2 मान कितना निकालो, V2 मान निकाले 22 वोल्ट, R2 मान कितना दिया 220, और आपने V1 को देखा है 220 है, तो अब इसको सोल्व करोगे क्या आएगा आपका I1 बराबर, देखो V2 मान आपने निकाला 22, 22 गुणे हो जाएगा 22 में उसका स्क्वायर, V1 मान आपको कितना दिया 220 220, और R2 मान भी आपको दिया 220। अब इसको सोल्व करो, तो देखो 22 एक का 22, 22 दहा में 220, यानी यहाँ पर 10, इस प्रकार ये भी कट जाएगा 10, तो आपका आया क्या, आपका यहाँ से आ गया 1/10 का स्क्वायर, क्योंकि दो तो 10, तो 10 के क्या हो जाएगा स्क्वायर, इसको ऊपर कर दोगे तो आपका I1 मान कितना आ जाएगा, I1 मान आ जाएगा 10 घाते -2 एम्पियर, ये आपका आ गया किसका I1, यानी I1 मान कितना होगा 10 घाते -2 एम्पियर, ठीक है, ये सिंपल सा आपका मान होगा इस ट्रांसफार्मर के लिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा 1 ओम प्रतिरोध तथा 0.01 हेनरी प्रेरकत्व के श्रेणी क्रम परिपथ में 220 वोल्ट के प्रत्यावर्ती धारा लाइन जुड़ी है, जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो परिपथ के प्रतिघात X, प्रतिबाधा Z तथा परिपथ में धारा I के मान ज्ञात कीजिए। आपसे क्या क्या मान पूछा, क्या क्या दिया, देखो क्वेश्चन आप एक बार पढ़ा करो, उसमें किस किस का मान दिया उसको लिखा करो, फिर आपसे क्या पूछ रहा है उसका सूत्र लिखो, और उसके बाद उसमें सूत्र में मान उठा कर दो आंसर आ जाए। देखो सबसे पहले आप अगर निकालोगे 1 ओम प्रतिरोध यानी R1, आपको R मान दिया है 1 ओम, फिर क्या इतना हेनरी, आपको L का मान दिया है कितना 0.01 हेनरी, फिर कहा है श्रेणी परिपथ में 220 वोल्ट के प्रतिरोध V का मान आपको दिया कितना 200, अच्छा 200 दिया है 200 वोल्ट, लाइन द्वारा जुड़ी है जिसकी आवृत्ति, देखो आपको आवृत्ति भी दे दिया, फ्रीक्वेंसी भी दे दिया कितना 50 हर्ट्ज। अब आपसे कह रहा है परिपथ की प्रतिघात, परिपथ की प्रतिघात, प्रतिघात में तो देखो आपका यहाँ पर L है, इसलिए आपसे पूछ रहा है XL का मान, फिर प्रतिबाधा, प्रतिबाधा आपसे पूछ रहा है Z का मान, देखो XL पूछ रहा है तो XL का सूत्र क्या होता है, XL का सूत्र होता है आपका 2 पाई F इंटू L, और प्रतिबाधा Z का क्या होता है, ये होता है आपका √R² प्लस XL का, ये सिंपल सूत्र होता है। अब उसका एक चीज और पूछा आपका धारा I पूछ रहा है, तो I बराबर क्या होता है V बटा Z, V बटा, ये तीनों फार्मूले आपको पता है, फार्मूला मान रखो तो आंसर आ जाएगा। चलिए बारी बारी से रखते हैं एक एक फार्मूले को। देखो
सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आप निकालो एक्सएल का मान। अगर आप एक्सएल का मान निकालोगे, एक्सएल में क्या 2 पाई एफ इंटू एल, देखो 2 इंटू पाई का क्या होगा 3.14 इंटू एफ, एफ मान आपको दिया 50, एफ मान कितना दिया है 50 गुणे यल, यल का मान आपको दिया है 0.01। अब इसको सॉल्व करो, देखो 50 गुना 100, 50 गुना 100। अच्छा एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, ये आपका क्या है पाई है ना, पाई को पाई ही रहने दे, पाई को पाई रहना, तो पाई को पाई इसलिए रहने दे रहे हैं ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। आप चाहो मान रख के हल कर सकते हो, आपको हम आगे दिखा दें क्यों पाई रखना है, इसको पाई ही रखना है। तो अब देखो 50 प्लस इसमें तुम करो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 100 का गुणा देखो ये आपका क्या हो जाएगा, ये एक्सेल बराबर आपका आ जाएगा 100 पाई इंटू 0.01। अब देखो ये दो दशमलव अगर 100 गुणा इसमें कर दोगे दशमलव खत्म हो जाएगा, नहीं यहाँ पे आपका एक्सेल मान आ जाएगा कि पाई, एक्सेल मान क्या आ गया पाई इतना, ये एक्सेल मान निकल गया। अब आपका देखिए पहला, ये कौन सा था पहला, अब दूसरा निकाल, दूसरा देखिए हमसे पूछ रहा है जेड, किसका पूछ रहा है जेड, और जेड बराबर क्या है, जेड बराबर आपका होता है अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। इस सूत्र में अगर मान रखोगे तो क्या आएगा, देखो सिंपल है, अगर जेड का मान रख दो, किसका मान रख दो जेड का मान, तो जेड यहाँ पर निकालना है आपको, जेड का मान निकालना है तो आर का मान रख दो, आर का मान आपका एक का क्या कर दो स्क्वायर प्लस एक्सएल, एक्सएल देखो आपका माना है पाई, कितना है पाई, अगर आप यहाँ क्या लिखोगे पाई का स्क्वायर, क्या लिखोगे पाई का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे देखो आपका यहाँ से जेड का मान क्या आएगा, देखो एक का स्क्वायर करोगे तो आपका आएगा एक ही आएगा प्लस पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर का देखो मान आता है लगभग आपका 10, ये आपका आएगा अंडर, पाई स्क्वायर मान कितना आता है लगभग 10 आता है, इसलिए यहाँ पर हम देखिए पाई को पाई रहने दिया। आप चाहो तो यहाँ पर लास्ट में लिख सकते हो 3.14 ओम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ देखो 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, यानी जेड बराबर आ जाएगा अंडर रूट 11 ओम। इसको आप सॉल्व कर दो तो ये बनेगा 3.34 3.34 ओम आ जाएगा, या फिर आपको अंडर रूट 11 ओम, ये आपका किसका मान आ गया जेड का मान। फिर आपसे पूछा धारा आई का मान, किसका मान पूछा है धारा आई, देखो अगर आपसे ये तीसरा क्वेश्चन पूछा आई, और आई वाला क्या होता है भी बटे याद है जेड होता है, आर यहाँ पर नहीं होता, क्योंकि अगर परिपथ में एक से अधिक प्रकार, जैसे यहाँ पर देखिए दो चीज जुड़ा, आपका प्रतिरोध जुड़ा है और आपका प्रेरकत्व जुड़ा है, ठीक है, ये दोनों आपस में एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जुड़े हैं, ये आपका आर है और ये आपका एल। तो जब दो जुड़े होते हैं तो इसमें जो धारा होती है आई, इसका आई मान निकालना वी बटे आपको जेड करना, वी बटे आर नहीं होता, तब क्या होता है वी बटे जेड। इसलिए यहाँ पर आप इसका मान रखोगे तो आई बराबर वी मान आपको दिया था कितना 200 अपॉन जेड का मान अंडर रूट 11, ये अंडर रूट 11 मान आपको क्या 334। अब इसको सॉल्व कर दो, आई मान कितना आएगा, देखिए ये इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 3 छक्का 18 दशमलव 3 छक्का 18 को 19 हो जाएगा, मान लो आपका 6.1, अच्छा 6 नहीं आपका लगभग 60 आएगा, देखो इसको आप भाग दोगे ये आपका लगभग कितना आएगा, ये लगभग आपका आ जाएगा 60 वोल्ट, भाग देना दशमलव संख्या कुछ आएगा तब लगभग 60 वोल्ट देख सकते हो। अच्छा 60 एम्पियर, ये धारक मात्रा क्या होता है एम्पियर होता है, ये आपका कितना आ जाएगा 60 एम्पियर, ठीक है, ये आपका धारक मान हो गया और ये किसका मान हो गया जेड का मान। तो ये आपका ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं हम आगे, अब आगे क्या कर रहा है, एक परिवर्ती संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया, परिवर्ती संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया, यदि संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैराड से बदलकर 2 माइक्रोफैराड कर दी जाए तो ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए, ऊर्जा में क्या ज्ञात करना है परिवर्तन, ठीक है। देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको संधारित्र है, यानी यहाँ विभव मान कितना दिया है 200 वोल्ट, फिर कह रहा है एक परिवर्ती संधारित्र है जिसमें अगर आप C1 देखोगे तो C1 आपका कितना दिया है 10 माइक्रोफैराड, या इसको लिख सकते हो आप 10 गुणे 10 घाते -6 फैराड, फिर इसी को बदल के क्या कर देता है C2, C2 क्या हो जाता है आपका ये 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड मतलब 2 गुणे 10 घाते -6। तो कह रहा है इस प्रक्रिया में हुई ऊर्जा में हानि ज्ञात करो, तो ऊर्जा में हानि अब ये होता है, आप ऊर्जा क्या होता है जो आपका ऊर्जा होता है ये क्या होता है हाफ CV स्क्वायर, क्या होता है हाफ CV स्क्वायर। अब यहाँ से आप जाओ, अगर आप U1 का मान निकालो, U1 ये मतलब प्राथमिक ऊर्जा, यानी जब ये C1 था तब इसकी ऊर्जा क्या होगी तो 1/2 इंटू C1 मान आपका कितना है 10 गुणे 10 घाते -6 इंटू V स्क्वायर, V स्क्वायर मान कितना देखो V मान आपका 200 है तो इसको लेते हैं 200 गुणे 200। अब इसको सॉल्व कर दो तो देखो यहाँ से आप काट सकते हो 2 1 का 2 और 2
तो पढ़ा 100 पढ़ोगे तो 100 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, देखो यहाँ 2 है, 2 गुणा करोगे यानी u1 का मान आपका कितना आएगा 2 इंटू, देखो 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ, 4 जीरो और 1 जीरो है 5, 5 जीरो हो गया 10 घात माइनस 6, यहाँ पर आएगा 10 घात माइनस 1, या इसको आप लिख सकते हो 0.2 जूल, क्या लिख सकते हो 0.2 जूल, ठीक है। ये आपका किसका मान आ गया u1 का मान। इसी प्रकार अगर आप u2 का मान निकालो, किसका मान निकालोगे u2 मान निकालो क्या होगा 1/2 c2 मान देखो कितना 2, 2 गुणे 10 घाते माइनस 6 इंटू बीस बार आपको फिर से वही 200 गुणे क्या करना होगा 200। अब इसे सॉल्व कर दो, देखो यहाँ से आपका 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका u2 बराबर कितना आएगा, देखो 2 दूना 4 गुणे, अब ध्यान देखो ये 10 घाते माइनस 6 है और 2 दूना 4 यानी 4 जीरो घट जाएंगे, कितना होगा 10 घाते माइनस 2, कितना होगा 10 घाते माइनस 2। या इसको आप सॉल्व करोगे, देखो कितना है जो रख लेते हैं। अब ये आपका u2 मान आएगा जो तो आपसे पूछा गया तो ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो जो ऊर्जा में परिवर्तन होता है डेल्टा यू, ये क्या होता है u2 माइनस u1, दूसरे में से पहला घटा, तो जितना ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा, देखो u2 आपको यहाँ 4 गुणे 10 माइनस 2, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो इसको आप लिख सकते हो 20 गुणे 10 घाते माइनस 2, देखो 1 गुणे 10 माइनस 1 था, अगर 1 जीरो इसको और दे दो 10 घाते माइनस 1 और बढ़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 20 गुणे 10 घाते माइनस 2। अब यहाँ से अगर आप लिखोगे तो डेल्टा यू मान क्या है, डेल्टा यू मान क्या आएगा, डेल्टा यू मान आपका आएगा डेल्टा यू 2, देखो 2 मान आपका है 4 गुणे 10 घाते माइनस 2 माइनस, यहाँ सबका हो जाएगा 20 गुणे 10 घाते माइनस 2, u2 माइनस u1, देखो 4 में से अगर 20 घटाओ क्या आएगा, डेल्टा यू बराबर आपका आ जाएगा माइनस 16 गुणे 10 घाते माइनस 2। तो देखो ये आपका माइनस यहाँ क्या बता रहा है, देखो आया इतना 16 गुणे 10 माइनस 2, यहाँ पर माइनस ये बता रहा है कि ऊर्जा में हानि होती है, यहाँ पे क्या होती है ऊर्जा में हानि होती है, ऊर्जा में क्या होती है हानि होती है, यहाँ पे क्या होता है ऊर्जा में हानि, ठीक है। ऋणात्मक चिन्ह बताता है ऊर्जा में हानि हो रही है, कितना हो रही है 16 गुणे 10 माइनस 2 जूल। ये चीज है, आपको इस प्रकार के अगर सवाल आएंगे तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, एकदम पेशेंस के साथ सवाल को पढ़ना है, एक एक चीज को समझना है और किस प्रकार से सवाल हल कर रहे हैं इसको भी देखते हैं। तो सिंपल था ही नहीं, इसमें कोई कठिनाई थी नहीं, अगर कठिनाई थी तो अब कठिनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक आपने नहीं किया था लेकिन अब आप कर चुके हैं, यानी आपने ये देख लिया कि ये सवाल कैसे हल होता है, ठीक है। अब आपको कोई भी कठिनाई नहीं आनी चाहिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध 6 ओम के प्रतिरोध के प्रेरकत्व से श्रेणी क्रम में जुड़ा है, परिपथ की प्रतिबाधा का करना है। ये क्वेश्चन तो एकदम सिंपल है, एकदम इजी क्वेश्चन। देखो आपको कह रहा है 8 ओम का प्रतिबाधा, आपको आर का मान दिया है 8 ओम, फिर कह रहा है 6 ओम प्रतिघात के प्रेरकत्व से श्रेणी क्रम में जुड़ा है, 6 ओम प्रतिघात मतलब यक्स यल का मान आपको दिया है 6 ओम, तो कह रहा है इसके प्रतिबाधा ज्ञात करो, आपको जेड का मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है जेड का। तो एक्चुअल है कि यहाँ पर आपका एक प्रतिरोध जुड़ा है, दूसरा क्या है प्रेरकत्व जुड़ा है, ये दोनों आपका जुड़े हैं इससे प्रत्यावर्ती परिपथ में, ठीक है। ये आपका प्रत्यावर्ती परिपथ भी जुड़ा, इसका यह प्रतिरोध आर है, यहाँ पर ये क्या है यल। अब देखो आपको कुछ निकालना है, आपको यहाँ से एक्सएल का मान भी दिया, एक्सएल का मान दिया है, यल जैसा एक्सएल का मान दिया यानी एक्सएल मान भी दिया आपको, आर मान दिया, आपसे जेड पूछ रहा है। तो अभी आपने देखा था जेड बराबर क्या होता है अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। अगर इसको आप सॉल्व कर दो कितना आ जाएगा, देखो इसको सॉल्व करोगे आपका क्या आ जाएगा जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर, आर मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अब दोनों सॉल्व कर दो तो क्या आएगा जेड बराबर आपका आएगा अंडर रूट आर टाइम 64 प्लस 36, 64 प्लस 36, अब तो 64 36 जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, यह आपका आ जाएगा अंडर रूट 100, अंडर रूट 100 यानी जेड का मान आपका आ जाएगा कितना 10, कितना आ जाएगा 10 ओम, ठीक है। तो ये सिंपल सा आपका क्या था प्रतिघात। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये आपको ज्यादा इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आप बड़े बड़े क्वेश्चन करने के चक्कर में छोटे छोटी चीजें भूल जाते हैं, यानी आप जेड का मान निकालना भूल जाते हो, आर का मान निकालना भूल जाते हो, एक्स का मान निकालना भूल जाते हो, ये छोटी छोटी चीजें आपको भूल जाओगे तो बोर्ड एग्जाम में यही आपका नंबर बढ़ाते हैं। आप 5 नंबर करते चले जाओ, 5 नंबर करते चले जाओ, तो इसमें जो 2 और 3 नंबर के 1 नंबर क्वेश्चन होते हैं ये आपके मार्क्स को इंक्रीज करते हैं, तो इसलिए इन क्वेश्चन को करना जरूरी होता है और इनको ध्यान में भी रखा है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ क्या कर रहा है, एक प्रत्यावर्ती परिपथ में 8 ओम का, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीटेड है, चलिए नेक्स्ट।
ये आपका क्या है 100 मिली हेनरी का प्रेरकत्व की कुंडली में 50 हर्ट्ज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली का प्रेरण प्रतिघात ज्ञात कीजिए। कुंडली क्या याद करना है? प्रेरण प्रतिघात। तो अब यहाँ पर ध्यान दो, आपको यल का मान दिया कितना 100 मिली हेनरी, या आप क्या लिख सकते हो 100 गुणे 10 घाते -3 हेनरी। उसके बाद देखिए फिर इसको दिया कुंडली में 50 हर्ट्ज है, यह जेड का मान दिया है, यहाँ से आपका आवृत्ति दिया, यह मान दिया कितना 50 हर्ट्ज की आवृत्ति प्रत्येक धारा को प्रवाहित कर रही है। कुंडली का प्रेरण प्रतिघात यक्स यल का मान, इसका मान पूछ रहा है, यक्स यल का मान पूछ रहा है। अगर एक्स मान का मान पूछ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, देखो यक्स यल आपका हम बताया कि ओमेगा इंटू होता है यल, या इसको लिख सकते हो 2 पाई एफ इंटू यल, कह सकते हो 2 पाई एफ इंटू यल। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ से निकाल सकते हो क्या एक्स यल बराबर ओमेगा, ओमेगा मान नहीं था लेकिन 2 पाई एफ का मान दिया, देखो यहाँ कर सकते हो 2 इंटू पाई मान 3.14 और यफ मान कितना 50 गुणे यल, यल का मान आपको देखो दिया 100 गुणे 10 घाते -3, बस इसी को सॉल्व कर दो आपका आंसर आ जाएगा। देखो 50 गुणा अगर दोनों करो क्या होगा 50 गुणा 100, यानी यहाँ से आ जाएगा एक्सएल बराबर 100 गुणे, देखो यहाँ पर भी 100 है, इसको लिख दे रहा है 100 गुणे 10 घाते यहाँ क्या -3, और ये आपका लास्ट में दे रहे हैं 3.14। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे क्या है, देखो ये 10 यहाँ पर 2 2 4 हो जाएगा, अब 3 घट जाएगा, क्या होगा एक्सएल मान आपका आ जाएगा यहाँ पर 10 गुणे 3.14, इसको सॉल्व करोगे तो एक्सएल मान आ जाएगा 31.4, कितना आ जाएगा 31.4, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम बढ़ते हैं आगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक प्रतिरोधहीन कुंडली का प्रेरकत्व 1 हेनरी, एक प्रतिरोधहीन कुंडली का प्रेरकत्व 1 हेनरी है, इसमें 0.2 एम्पियर की प्रत्यक्ष धारा प्रवाहित करने पर कितना विभवांतर उत्पन्न होगा यदि धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। इस बात को आप ध्यान से देखो, है बहुत छोटा लेकिन आपको परेशान कर सकता है। देखो क्या कर रहा है, एक प्रतिरोधन कुंडली का प्रेरकत्व 1 हेनरी, यानी यहाँ से आपको यल का मान दिया कितना 1 हेनरी, इसमें इतना एम्पियर की प्रत्यक्ष धारा यानी आई का मान आपको दिया कितना 0.2 एम्पियर, ठीक है। फिर कह रहा है धारा प्रवाहित करने पर कितना विभवांतर उत्पन्न होगा, विभवांतर यानी आपसे पूछ रहा है क्या विभवांतर पूछ रहा है, कह रहा है यदि धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, यानी आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिया कितना 50 हर्ट्ज, अगर 50 हर्ट्ज दिया तो आपसे पूछ रहा है आप विभवांतर कितना, तो इसको निकालना क्या कठिन है, बिल्कुल भी कठिन है। देखो आपको अभी हम पीछे बताए थे, फिर बताएं, देखो अगर आपके पास यहाँ पर है तो आई जो धारा होता है, धारा बराबर क्या होगा V बटा एक्स यल, क्या होगा V बटा एक्स यल। अच्छा तो अब एक्सएल मान आप निकाल सकते हो नहीं, एक्सएल मान बिल्कुल आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है एक्सएल क्या होता है, एक्सएल होता है 2 पाई एफ इंटू, देखो आपको यहाँ पर यल का मान भी दिया है, एफ का मान दिया है, 2 और पाई का मान ध्यान, तो यहाँ से एक्सएल मान निकाल लोगे, और आपको धारा का मान भी दिया है, तो यहाँ से बताओ V का मान निकाल लोगे नहीं, तो V बराबर क्या होगा आपका आई इंटू एक्स यल। तो चलो यहाँ से आप एक्सएल मान निकाल लो, एक्सएल मान निकालो क्या होगा 2 इंटू 3.14 गुणे यफ, यफ मान कितना दिया आपको 50, तो क्या लिखोगे 50 इंटू यल, यल का मान दिया है 1, सॉल्व कर दो इसे, देखो 2 गुणा 50 में करोगे 100 आ जाएगा, और 100 गुणा अगर 3.14 में करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 100 हो जाएगा 314, ठीक है। अब यहाँ से अगर आपको निकालना है क्या V का, तो V रहा देखो आई का मान आपको दिया है 0.2 इंटू एक्स मान कितना दिया है 314, इसको अगर सॉल्व कर दो क्या आ जाएगा, देखो V बराबर आपका आ जाएगा, सिंपल पूरा कर दो, 2 चौके 8, 2 1 का 2 और 2 3 6, कितने अंक दशमलव है 2 अंक पे, देखो 1 अंक पर 1 अंक यहाँ दशमलव यानी यहाँ लगा दो आप दशमलव, इतना वोल्ट यानी 62.8 वोल्ट आपका आंसर, कितना है 62.8 वोल्ट आपका आंसर है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या कर रहा है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व संधारित्र तथा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की वोल्टता तथा धारा निम्नलिखित समीकरणों द्वारा व्यक्त की जाती है, तो V बराबर इतना तथा I बराबर इतना, दो समीकरण आपको दिए हैं। फिर कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति V तथा I के बीच कालांतर, देखिए V तथा यहाँ पर मिसिंग है I, यहाँ पर क्या होगा I के बीच कालांतर, परिपथ की प्रतिबाधा यानी Z का मान, और फिर परिपथ में शक्ति P के मान, इतनी चीजें आपसे पूछना, ठीक है। अब इसको अगर करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक परिपथ यहाँ तीनों चीज आपको दिया, देखो
आपको सबसे पहले प्रेरकत्व का है, फिर संधारित्र, फिर आपका प्रतिरोध, तीनों से जुड़ा। ये पहले आप परिपथ अगर बना लोगे तो आपको आसान होगा हल करना। ये तीन से जुड़ा। अब देखो कहा है इन सभी का व्यक्त किया जाता है प्रत्यय और स्रोत में, फिर देखो कहा भी, यानी यहाँ पर आपको बोलता हुआ जिसको भी बराबर कितना दिया है 200 साइन 314 t प्लस 7, और फिर आपको आई मान कितना दिया है, आई मान आपको दिया है 5 साइन 314 t माइनस पाई बटा 6। तो कह रहा है ज्ञात कीजिए प्रत्यय धारा स्रोत की आवृत्ति जब इनके बीच कलांतर भी और परिपथ प्रतिबाधा इतनी से ज्यादा करें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ से आप निकाल सकते हो किसका, सबसे पहले आपको प्रत्यय धारा स्रोत की आवृत्ति, आवृत्ति निकालना है। तो देखो आप इसकी तुलना करो, इसकी क्या कर दो तुलना। अगर आप इसकी तुलना करो किससे, एक समीकरण से, आई बराबर देखिए होता क्या है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस या फाइव होता है, कैसे आप फाइव लिख सकते हो। तो देखो चलिए आप फाइव लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये फाइव, ठीक है। तो देखिए यहाँ ओमेगा इंटू टी, और यहाँ पर देखो आपको क्या दिया है 314 टी, इसका मतलब ओमेगा का कितना दिया 314। तो तुलना करके निकाल सकते हो किसका मान, ओमेगा का मान आपको यहाँ दिया है 314, कितना दिया 314। अब अगर ओमेगा मान दिया आप बताओ आप इसकी निकाल सकते हो नहीं, यानी आप यहाँ से पहला क्वेश्चन कैसे लिख सकते हो। अब जानते हो ओमेगा क्या होता है 2 पाई इंटू यफ। तो यहाँ से अगर आप यफ मान निकालना चाहो तो ओमेगा मान आपको दिया कितना 314 बराबर 2 गुणे 3.14 इंटू यफ, यफ मान आपको निकालना। देखो अब इसको सॉल्व करोगे तो ये दोनों पसंद है इधर आ जाएगा। तो अब क्या है 314 बटा 2 गुणे 3.14 बराबर क्या हो जाएगा यफ के। देखो इससे आप काटोगे तो 100 बार में कट जाएगा, और फिर 2 से भाग दोगे यानी यफ का मान आएगा कितना 50 हर्ट्ज। इस प्रकार क्वेश्चन कई बार कर चुके हो, उसका जस्ट उल्टा यहाँ पे निकाला। तो आवृत्ति आपका कितना आ गया 50 हर्ट्ज। फिर आपसे दूसरा पूछा है भी तथा आई के बीच कलांतर। तो देखो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन दिया है ये 314 माइनस टी, देखो यहाँ प्लस दिया है, एक्चुअली ये आपका प्लस 7 में दिया पाई बटा 6 दिया है, क्या दिया आपका ये पाई बटा 6 और ये पाई बटा माइनस। देखो इनके जगह आपको कलांतर निकालना है, क्या निकालना है कलांतर। तो अगर कलांतर निकालना है, कलांतर डेल्टा फाइव, कलांतर डेल्टा फाइव क्या होगा 5 टू माइनस 5, सिंपल है। तो अगर आपको निकालना हो 5, तो देखो एक आपका है प्लस पाई बटा 6 और एक आपका माइनस पाई बटा 6, ये दोनों दिए ये अलग अलग, ठीक है। तो अगर आपको कलांतर निकालना तो डेल्टा फाइव बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा पाई बटा 6 माइनस, और दूसरा आपका माइनस में दिया था माइनस पाई बटा 6 घटा दो, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो डेल्टा फाइव मान आपका क्या आ जाएगा पाई बटा 6 प्लस पाई बटा 6। तो ये आपका डेल्टा फाइव क्या हो जाएगा पाई बटा, देखिए 2 पाई बटा 6 हो गया, अब इसलिए तो पाई बटा 3, यानी ये आपका आ जाएगा पाई में कितना होता है 180 अंश, तो 180 बटा 3 लिखोगे तो आपका कितना आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 7। तो ये आपका सिंपल सा है, इसको आप नोट। ये आपका कौन सा था दूसरा था। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन और भी पूछा, क्या पूछा है परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ में शक्ति, परिपथ की प्रतिबाधा भी पूछा। तो प्रतिबाधा यानी जेड का मान। तो देखो तीसरा आपसे पूछा है किसका जेड का मान, तो जेड बराबर क्या हो, तो अब यहाँ पर जेड यानी पूछा क्या प्रतिबाधा। अगर आपसे पूछा क्या प्रतिबाधा, तो यहाँ से देखो लिख सकते हो क्या जेड बराबर v बटा आई, जेड क्या होगा v बटा आई। तो अब देखो अगर आपको जेड निकालना तो v बटा आई हो जाएगा। अब आपको v और i का मान दिया, तो अगर v i अब निकालना चाहो देखो यहाँ से अगर v बराबर क्या लिख सकते हो v आपको देखो v नाट का मान दिया यहाँ पर, अगर v नाट बटा आई नाट का मान देखो तब तो जेड का मान आएगा। तो अब ये होता v नाट और आई नाट मान आपको पता है नहीं, देखो इस समय v मान आपको दिया 200 जो कि v नाट मान है, और यहाँ पर दिया आपको 5 ये आपका आई का मान। तो अगर यहाँ से रख दोगे तो देखो जेड आपका क्या आ जाएगा 200 बटा 5, तो जेड मान कितना आ जाएगा, जेड मान आ जाएगा आपका 40 ओम, यानी प्रतिबाधा मान कितना आ गया 40 ओम, कितना आ गया 40 ओम, समझ आ गया।
चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या करें, परिपथ में शक्ति क्षय। परिपथ में शक्ति क्षय यानी पी के मान, अगर पी आपसे पूछ रहा है तो देखो सिंपल होता है, परिपथ में आपका जो शक्ति क्षय यानी आपका ये होगा चौथा शक्ति क्षय। तो शक्ति क्षय क्या होता है आपका, देखिए पी बराबर होता है आपका वी आर एम एस आई आर एम एस कास फाइव, या इसको आप लिख सकते हो P बराबर वी नाट इंटू आई नाट बटा 2 इंटू कास फाइव, कितना आप लिख सकते हो। अब इसको अगर लिखोगे तो देखो क्या कर सकते हो आप, यहाँ से आप कर सकते हो P बराबर लिख सकते हो वी नाट इंटू आई नाट, वी नाट इंटू आई नाट। तो यहाँ देखो वी नाट मान आपको दिया कितना 200 इंटू आई नाट मान दिया कितना 5 बटा 2 इंटू कास फाइव, देखो कास और फाइव मान आपको निकाले यहाँ दिया 60, निकाले दोगे 60 अंश। अब इसको अगर सॉल्व करोगे देखो क्या है, सिंपल है, अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपका पी क्या जाएगा, पी आपका जाएगा देखो 2 से यहाँ काट दो क्या जाएगा 100, ये आपका जाएगा 500 इंटू कास 60 कितना होता है 1 बटा 2, कास 60 कितना होता है 1 बटा 2। अब इसको अगर सॉल्व कर दोगे तो आपको देखो पी आपका जाएगा कितना, ऐसे कट जाएगा तो यहाँ जाएगा 250 वाट, 250 वाट, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है, जो एकदम सिंपल था आपको करना। चलिए ये आपका क्वेश्चन हो गया। आज की क्लास में यही तक रखते हैं, जितना आपने को क्वेश्चन किया है ये सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन थे, बहुत महत्वपूर्ण थे। इसमें से आपका देखिए प्रत्यय और धारा से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे जो मैक्सिमम 5 नंबर पूछे जाते हैं, और आपका स्टार्टिंग में चैप्टर पूछा गया जो क्वेश्चन वो भी आपके 5 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इन प्रकार के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, जितना प्रैक्टिस किया है आप इसको फिर से एक बार घर पर रिविजन जरूर कीजिएगा। और इस क्वेश्चन की जो स्लाइड है इसको आपको अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल जेपी साइंस क्लासेस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से फ्री में बिल्कुल आपको मिल जाएगा। तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपको हर एक पीडीएफ फॉर्मेट में हर नोट्स मिल जाएगा, मॉडल पेपर भी आपको बहुत सारे मिल गया, हर जो आपके पीडीएफ बनते हैं नोट्स ये भी आपको मिल जाते हैं। तो उससे आपको कोई भी दिक्कत कहीं भी आएगी तो आप उसे ओपन करके देख सकते हैं। तो आज के क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत सारे किए हमने, इसको जाकर आप घर पे एक बार फिर से रिवीजन कीजिए। अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट में जरूर बताइएगा, हम इसको फिर से सोल्यूशन करें। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।